मॉरिशस में भारत की सीक्रेट मिलिट्री बेस को बनाने वाली बात को लेकर अभी ऑफिशियली मॉरिशस की तरफ से इनकार किया गया है। क्या पाकिस्तान की JF-17 अपनी CM-400 AKG या CM-302 एंटीशिप क्रूज मिसाइल की दम पर इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबा सकता है? रशिया की तरफ से भी भारत को एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को 2026 से पहले डिलीवर करने की बात की गई है। और अंत में इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट और क्वाड कंट्री को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए चाइना की तरफ से भी एक लार्ज स्केल नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है, जिसमें चाइना की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय करने के ड्रिल को कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की सीक्रेट मिलिट्री बेस को लेके। तो एक दिन पहले अल जजीरा की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था कि मॉरिशस की एक रिमोट आइलैंड पर अभी भारत की तरफ से एक मिलिट्री बेस को बनाया जा रहा है, जो कि प्रोबेबली एक नेवल बेस होने वाला है, जहां पर आगे चल के भारत अपनी P-8 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने वाला है, जिससे इंडियन ओशन रीजन में नजर रखने के लिए भारत को काफी आसानी हो सकता है। साथ ही यहाँ पर अभी भारत की तरफ से एक 3 किलोमीटर लंबी रनवे को भी बनाया जा रहा था, साथ ही 300 लोगों के लिए वहां पे रहने लायक फैसिलिटी को भी बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस बात को लेकर कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया था कि भारत मॉरिशस के आइलैंड पर अभी अपनी मिलिट्री बेस को बनाने वाला या फिर नहीं बनाने वाला है। दूसरी तरफ आज मॉरिशस की तरफ से ये बताया गया कि मॉरिशस और भारत के बीच अगालगा आइलैंड पर मिलिट्री बेस को बनाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने डिटेल में ये तो नहीं बताया था कि अभी जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये किस वजह से किया जा रहा है, पर साथ ही मॉरिशस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 2015 में इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें 3 किलोमीटर लंबी रनवे के साथ साथ एक जेटी को भी बनाने का प्लान किया गया था। पर मॉरिशस के मुताबिक इनको मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इसका दो मतलब हो सकता है। पहला ये कि मे बी मॉरिशस की तरफ से जो बताया जा रहा है ये सच है, या फिर जानबूझकर इस बात को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर भारत इसको स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल नहीं करने वाला है तो वो किस वजह से मॉरिशस की रिमोट आइलैंड में जाके 3 किलोमीटर लंबी रनवे को बना रहा है। मे बी भारत यहाँ पर कोई फाइटर जेट को डिप्लॉय नहीं करेगा या नेवल वेसल को डिप्लॉय नहीं करने वाला, लेकिन हो सकता है जरूरत पड़ने पर यहाँ पर पेट्रोल या मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को आगे चल के भारत डिप्लॉय करने वाला है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि INS विक्रांत की फाइनल सी ट्रायल को शुरू कर दिया गया। अब इसके बाद INS विक्रांत को देखकर हमारे जितने भी ऑथेंटिक डिफेंस फोरम थे वो काफी एक्साइटेड हो गए थे, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसको समंदर में सेल करते हुए देखने के लिए हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से ट्विटर में INS विक्रांत को लेकर हमारे ट्विटर एक्सपर्ट्स की तरफ से और पाकिस्तानी ट्विटर एक्सपर्ट्स के बीच एक वर्चुअल लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिनमें से एक या दो पाकिस्तानी हैंडल है जिनका ये क्लेम है कि INS विक्रांत को पाकिस्तान आसानी से डुबा सकता है। अब INS विक्रांत के डिफेंसिव सिस्टम की बात करें तो इसमें लगभग 64 बैरकेड मिसाइल सिस्टम होने वाला है। इसके अलावा इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम ही रहने वाला है। साथ ही इसकी कैरियर स्ट्राइक बैटल ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें स्कॉट शिप भी रहेंगे और इसमें MiG-29 के फाइटर जेट भी मौजूद रहने वाला है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक सिंगल CM-400 AKG मिसाइल से वो INS विक्रांत को डुबा सकते हैं। अब इन मिसाइल को लॉन्च कौन करने वाले ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान का जो तर्क है वो ये कि बैरकेड मिसाइल सिस्टम की जो स्पीड है वो लगभग Mach 3 तक है, तो ये भला किस तरीके से Mach 5 की स्पीड में ट्रैवल करने वाली CM-400 AKG मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा तर्क ये है कि INS विक्रांत में जो क्लोज इन वेपन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो स्टीप डाइव करने वाले मिसाइल को रोक नहीं सकते। अब सबसे पहले तो इन सभी के लॉजिक गेट में कुछ लोचा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जैसे कि Mach 3 की स्पीड में जाने वाले मिसाइल को Mach 3 की स्पीड में जाने वाला मिसाइल रोक नहीं सकता है। अब नॉर्मली जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं ये हमेशा अपने टारगेट को हेड ऑन ही चेस करते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन हमारे ऊपर मिसाइल को लॉन्च करेगा और हम उसको काउंटर करने के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो इंटरसेप्टर मिसाइल होगा तो वो दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा। तो हर बार टारगेट इस मिसाइल की तरफ ही आ रहा होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और हम उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों मिसाइल एक दूसरे की तरफ ही जा रहे होंगे।
तो चाहिए कितनी भी स्पीड में ट्रैवल करे, किसी ना किसी पॉइंट में जाके ये एक दूसरे को क्रॉस करने वाले। बाकी जो इनकमिंग मिसाइल होता है वो मूव करता रहता है, जिस वजह से इंटरसेप्टर मिसाइल को हाई जी टर्न्स को लेने लायक बनाया जाता है, ताकि इनकमिंग मिसाइल को ये आसानी से इंटरसेप्ट कर पाए, या फिर अगर वो मूव करने लगे तो ये उसी के साथ भी टर्न कर पाए। अगर CM-400 AKG मिसाइल की बात करें, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जिस मिसाइल की बात की जा रही है, तो ये फिलहाल के लिए पाकिस्तान के पास नहीं है। उनके पास इसकी एक्सपोर्ट वेरिएंट मौजूद है, जिसको टेक्निकली CM-302 मिसाइल कहा जाता है, और इसकी मैक्सिमम रेंज 280 किलोमीटर के आसपास ही होने वाली, जो कि इसकी शिप लॉन्च्ड वेरिएंट है। अगर इसकी एयर लॉन्च वर्जन की बात करें, जिसको JF-17 फायर कर सकता है, इसका मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर के आसपास है। और एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 5 नहीं बल्कि Mach 2.5 से लेके मैक्सिमम Mach 3 तक ही होने वाला है। और अगर JF-17 को सच में INS विक्रांत पर इस मिसाइल को फायर करना है, तो उसको कम से कम INS विक्रांत की 180 किलोमीटर की रेडियस में आना पड़ेगा। और यहाँ तक आने से पहले, काफी पहले से ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से और इवन INS विक्रांत की जो रडार होगा उसमें डिटेक्ट हो चुका होगा। और INS विक्रांत का जो रडार है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर की दूरी से ही JF-17 को डिटेक्ट कर पाएगा। तो इससे पहले JF-17 INS विक्रांत के करीब आए और मिसाइल को लॉन्च करके वापस जा सके, INS विक्रांत के जो MiG-29 होंगे उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जा चुके होंगे। एक और चीज ये भी है कि जो CM-400 सीरीज की मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये वर्टिकली डाइव करने वाले मिसाइल नहीं है। ये तो बस टर्मिनल फेज में जाके थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं, जहां पर ये 45 डिग्री के एंगल में या 60 डिग्री के एंगल में अपने टारगेट की तरफ डाइव करते हैं, जिसको क्लोज इन वेपन सिस्टम भी आसानी से काउंटर कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके, जैसे कि पहले भी मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था कि भारत और रशिया के बीच अभी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जाने वाला था। इस एक्सरसाइज का नाम इंदिरा 2021 था और इसमें दोनों देशों की तरफ से लगभग 250 सोल्जर पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो अभी फाइनली भारत और रशिया के बीच इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिया गया। इसे आज से रशिया की वोल्गोग्राड रेंज में शुरू किया गया था और इंडियन आर्मी की तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में इसके कुछ वीडियोज और इमेजेस को पब्लिश किया गया है। ये एक मेनली एंटी टेरर एक्सरसाइज ही होने वाली, जिसमें भारत और रशिया की आर्मी जॉइंटली काउंटर टेरर ऑपरेशन को करने वाले हैं। इसमें मल्टीपल एक्सरसाइज को किया जाएगा और सिनेरियो को क्रिएट किया जाएगा। नॉर्मली जब भी कोई काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू किया जाता है, उससे पहले सर्च ऑपरेशन किया जाता है और इंटेलिजेंस गैदरिंग की जाती है कि हमारे जो दुश्मन यानी कि आतंकवादी वो कहाँ पे छुपे हुए हैं और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उसके बाद जाके मेन काउंटर टेरर ऑपरेशन को शुरू किया जाता है। और इसके अलावा अब इस दौरान भी परसेप्शन हैंडलिंग और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन को भी करने की बात की गई है। अगला अपडेट भी भारत और रशिया को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी अपने अंडर वाटर फ्लीट को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और सबसे पहले भारत की तरफ से अभी अपनी सबमरीन फ्लीट को मजबूत बनाने की कोशिश किया जा रहा है। हाल ही में ही प्रोजेक्ट 75I के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने के बाद अभी आगे चल के भारत 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी हमारी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए हमको कम से कम 8 से 10 साल लगने वाले हैं। इसी बीच अभी हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारा इकलौता न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS चक्र 2 अभी रशिया को वापस किया जा चुका है। इसको लेके अभी थोड़े कंट्रोवर्सी भी चल रहे थे कि इसको किस वजह से वक्त से पहले रशिया को दे दिया गया था, लेकिन ये क्लियरली बताया नहीं गया था कि एक्चुअली किस वजह से INS चक्र को लीज टाइम पूरा होने से पहले ही रशिया को वापस किया गया है। अभी कुछ फ्रेश रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें ये बताया गया कि जब हमारे नेवी चीफ रशिया के विजिट पर गए हुए थे, उस दौरान उनको रशिया की तरफ से भारत के लिए रिफिट किए जाने वाले एक न्यूक्लियर सबमरीन को डिस्प्ले किया गया था, जिसे 2019 में $3 बिलियन की कीमत पर लीज पर लिया गया था। इसका नाम INS चक्रवर्ती होने की बात की गई है और इसको 2025 से 26 के बीच ही इंडियन नेवी को रिफिट करके रशिया की तरफ से डिलीवर किया जाएगा। लेकिन साथ ही रशिया की तरफ से अभी एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसे वो INS चक्र 2 की रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत को देने वाले। इसे वो 2026 के पहले क्वार्टर में भारत को डिलीवर करने वाले, यानी कि 2026 तक इंडियन नेवी में 2 न्यूक्लियर अटैक स्टेशन मौजूद होने वाले हैं। साथ ही रशिया भारत को 3 और किलो क्लास के सबमरीन को भी ऑफर कर रहा है, जिनको भारत चाहे तो जल्दी ही रिफिट करके अपने नेवी में शामिल कर सकता है और इससे भारत जल्दी से अपनी अंडर वाटर फ्लीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। लेकिन ये जो सबमरीन होने वाले, इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि ये पहले से ही 30 साल पुराने हो चुके हैं और इनको अपग्रेड करने के बाद हम इनकी लाइफ को कम से कम 10 या 15 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी के तौर पर देखा जाए तो भारत प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I के बाद इन 3 एडिशनल
किलो क्लास के सबमरीन को ले सकता है, जिनको हम हमारे पुराने हो रहे किलो क्लास के सबमरीन को या जर्मन ऑरिजिन सबमरीन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी अपनी ईस्टर्न नेवल फ्लीट की एक टास्क फोर्स को साउथ चाइना सी रीजन में डिप्लॉय करने वाला है, जहां पर मल्टीपल एशियन नेशन के साथ और यूएस के साथ भी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अब मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि इस बात को लेकर चाइना अभी पसंद नहीं करने वाला है, क्योंकि आज तक साउथ चाइना सी रीजन में चाइना किसी को भी घुसने की परमिशन नहीं देता है। खास करके यूएस को भी चाइना कई बार इस बात को लेकर धमका चुका है। और अभी जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस रीजन में जापान, इंडिया, जर्मनी और यूके के नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान कर रहा है, इसी बीच चाइना की तरफ से भी उनको काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल की नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लानिंग किया गया है। और साउथ चाइना सी रीजन में काफी बड़े एरिया के ऊपर अभी चाइना की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इस दौरान चाइना अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी डिप्लॉय करने वाला है। साथ ही इस दौरान अपनी कैरियर किलर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी चाइना की तरफ से टेस्टिंग करने की बात की गई है, जिससे साफ होता है कि चाइना इसको यूनाइटेड स्टेट और यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को टारगेट करने के लिए टेस्ट करने वाला है। और एक तरीके से भारत को भी यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि अगर साउथ चाइना सी रीजन में भारत डिप्लॉयमेंट करता है तो इसे चाइना किस तरीके से काउंटर कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Bye.